बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक और सीरीज़ को जिसका नाम है जी स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट्स बेसिकली इन साइकोलॉजी में हमारे पास 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म है। तो स्कूल ऑफ थॉट के अगर हम मीनिंग देखते हैं, सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है या स्कूल ऑफ थॉट कहते किसको हैं। बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है एक सेट ऑफ ओपिनियन या आइडिया जो कि एक नंबर ऑफ पीपल का होता है, ठीक है। एक ही आइडिया और एक सेम अगर आइडिया और ओपिनियन सेम चीज़ के लिए ग्रुप ऑफ पीपल का सेम आइडिया होता है तो वो एक थॉट होता है उनका, ठीक है, और वो एक ग्रुप बना देते हैं जिसको हम स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो साइकोलॉजी में भी इसी तरह साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट पीपल्स का या डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट का एट द बिगनिंग जब साइकोलॉजिस्ट इवॉल्व हो रही थी तब क्या था कि साइकोलॉजिस्ट का जो ओपिनियन था साइकोलॉजी के बारे में वो भी डिफरेंट था, ठीक है। हर एक की अपनी राय थी उसके बारे में। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे वो एक आइडिया के ऊपर मुतफिक थे, दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो दूसरे आइडिया के ऊपर मुतफिक थे, ठीक है, और तीसरे साइकोलॉजिस्ट इसी तरह इन्होंने 7 साइकोलॉजिस्ट का जो ग्रुप है ना उन्होंने अलग अलग अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ को पेश किया था जिनको स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या है। इन सब ने ये बताया था अपने मुताबिक उनके नज़दीक साइकोलॉजी किस चीज़ का नाम है और साइकोलॉजी किस चीज़ को स्टडी करने का नाम है। दैट इज़ बेसिकली आइडियाज़ और ओपिनियन ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इनके जो आइडियाज़ थे ये मिलकर एक सेट बना रहे थे और एक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट नहीं पाया जाता। तो एक स्कूल ऑफ थॉट बना, उसके बाद दूसरा ग्रुप आया जिसने इनको अपोज करके एक नया स्कूल ऑफ थॉट बनाया। इसी तरह अपोज करते गए, आते गए, बनाते गए और 7 स्कूल ऑफ थॉट्स हमारे पास साइकोलॉजी के अंदर हमें मिलते हैं। डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट ओपिनियंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है आपके पास? बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म का एम और गोल क्या था, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इसके फाउंडर या कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से थे और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या था और इसकी साइकोलॉजी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रही है, इन सब को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फाउंडर को देख लें अगर स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर को। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट था बेसिकली वो दिया था विलियम वॉन्ट ने। विलियम वॉन्ट ने इसको कॉइंड अप नहीं किया था, इसको प्रॉपर तौर पर अनाउंस नहीं किया था स्ट्रक्चरलिज्म को, और ना ही स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया था इसको। लेकिन ये जो आइडिया था, ये जो इसका मेथड था, ये विलियम वॉन्ट ने जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, या आप कह सकते हैं कि इसी ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। और इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है या साइकोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जर्मनी के अंदर सबसे पहली साइकोलॉजी की जो लैब थी वो बनाई थी और उस लैब के अंदर फिर इसने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे। और इसने बेसिकली ये कहा था कि साइकोलॉजी भी एक साइंस है जिसको हम लेबॉरेटरी के अंदर जो है वो स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साइकोलॉजी के ऊपर और इसको फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसने बेसिक कंसेप्ट दिया था जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ साइकोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहले लैब दी थी इसने और दूसरा इसने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। फॉर्म बेसिक आइडिया ऑन स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, इसने बेसिक आइडिया और कॉन्सेप्ट दिया था। इसने स्ट्रक्चरलिज्म का नाम नहीं लिया था लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म का इसने कॉन्सेप्ट दिया था। इस का जो नाम है या इसको जो बेसिकली जो इसको डेवलप किया या बेसिकली इसको जो अनाउंस किया स्ट्रक्चरलिज्म को, वो किया था एडवर्ड बी टीचनर ने। एडवर्ड बी टीचनर जो थे वो विलियम वॉन्ट के स्टूडेंट थे। विलियम वॉन्ट ने जब अपनी एक प्रिंसिपल ऑफ बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस तरह की कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उस बुक। और इनके क्योंकि ईबी टीचर जो थे वो स्टूडेंट थे और उनकी जो बुक थी उसके अंदर भी उन्होंने अपने स्ट्रक्चरलिज्म और इन सब चीज़ों को इन डिटेल बताया। और क्योंकि ये स्टूडेंट रहे हैं उनका, तो इन्होंने बेसिकली उन्हीं के आइडिया को लेकर चले थे और उन्होंने नाम दिया था ईबी टीचर ने इस आइडिया को स्ट्रक्चरलिज्म का। Study under Wundt and expand upon Wundt's idea to found theory of structuralism. Introduce Wundt's idea to America.
फिर इन्होंने अमेरिका को इंट्रोड्यूस करवाया था स्ट्रक्चरलिज्म, और फिर इसी तरह जब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया तो अमेरिका में भी इनकी स्टडीज़ होना स्टार्ट हो गई थी, और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो थे डिफरेंट कंट्रीज से आकर इनसे ट्रेनिंग लेते थे, क्योंकि साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लैब थी वो जर्मनी में बनी थी और वो विलियम वुंट ने बनाई थी। तो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग्स ली जाती थी और फिर जाकर अपने अपने एरियाज़ में आगे इनको एक्सपेंड किया जाता था। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट, ये आइडिया है क्या और स्ट्रक्चरलिज्म कहता क्या है, ये देखेंगे। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ जनरली थॉट टू बी, ये हमने बात कर ली कि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। इसकी जो थ्योरी थी, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या था? इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो माइंड होता है वो हमारे पास साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली, क्योंकि मैंने पहले बताया कि डिफरेंट पीपल्स के साइकोलॉजी के बारे में डिफरेंट थॉट्स हैं, तो इनके मुताबिक साइकोलॉजी जो थी वो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। ठीक है, यानी साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती है? साइकोलॉजी स्टडी करती है कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स की, कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं और किन एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस, इनको स्टडी करती है साइकोलॉजी। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बात की थी, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, इनका अपना स्ट्रक्चरलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि जो माइंड होता है वो सब टोटल होता है इन एक्सपीरियंसेस का। साइकोलॉजी क्या है? इन एक्सपीरियंस के एलिमेंट को स्टडी कर रही है, और ये जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर क्या बनता है? हमारे पास माइंड बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म का, कि माइंड क्या है? माइंड है जी एक्सपीरियंस का सब टोटल, जितने भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस नंबर 1, एक्सपीरियंस नंबर 2, आपने लाइफ में जितने एक्सपीरियंस किए हैं वो सब मिलकर बनाते हैं हमारे पास माइंड। और इन एक्सपीरियंस को जब हम स्टडी करते हैं, इन एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास साइकोलॉजी आती है। ये स्ट्रक्चरलिज्म का कहना था कि साइकोलॉजी जो होती है वो इन एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आपने याद रखना है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करती है साइकोलॉजी। तो स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ और माइंड ध्यान में रखनी है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि यहाँ पे बात कर रही हूँ माइंड की। माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग जो है वो मीनिंग होता है। ब्रेन हमारे पास बेसिकली एक फिज़िकल चीज़ है, ठीक है, इसका एक फ़िज़िकल आपके पास एग्जिस्टेंट पाई जाती है ब्रेन की, लेकिन माइंड की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती। ये एक जो है आपके पास मेटाफिज़िकल चीज़ है, जबकि ब्रेन जो है वो आपके पास फ़िज़िकल चीज़ है जिसको आप छू सकते हैं, आप जो है वो देख सकते हैं, लेकिन माइंड को ना तो आप छू सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो बेसिकली ब्रेन जो है वो पार्ट ऑफ बॉडी है आपका, और इस पार्ट ऑफ बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो माइंड है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं? बेसिकली माइंड कहते हैं। तो यहाँ पे बात की हमने कि स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या था। स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो हमारे पास माइंड होता है वो सब टोटल होता है एक्सपीरियंसेस का, और जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी करती है इन कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को। बेसिकली इनका कहना था कि अगर हमने किसी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि उसके जितने एलिमेंट्स उन्होंने बताए थे उन सबको स्टडी करना है, तब जाके आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को जान सकते हैं और किसी भी पर्सन के बिहेवियर को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इट इज़ अ थ्योरी दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टूड बाय एनालाइज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड सेंसेशन। वही चीज़ कि आप इनका फोकस किस चीज़ पे था कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करके आप किसी भी पर्सन के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये इन्होंने साइकोलॉजी को कहा था। इट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द माइंड इज़ द सम ऑफ वेरिंग, ये बात हम कर चुके हैं। और इन्होंने जिस एलिमेंट की बात की थी वो ये थी कि आपके पास ये एलिमेंट होते हैं सेंसेशन, इमोशंस एंड इमेजेस। ये इन एलिमेंट्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इन्होंने कहा था कि अगर इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि अगर आपने किसी के बिहेवियर को स्टडी करना है तो इन एलिमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और इन एलिमेंट को स्टडी करने के बाद भी आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनका मेथड। स्ट्रक्चरलिज्म में जो मेथड यूज़ किया था विलियम वॉन्ट या इबिटिशन ने, वो किया था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके अंदर पर्सन जो है वो खुद अपने ही बारे में आपको सब जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको खुद बता रहा होता है
कि खुद एनालाइज कर रहा होता है कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी जो एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताएगा वो आकर और खुद रिपोर्ट करेगा। कोई भी ऑब्जर्वर, आउटसाइड ऑब्जर्वर जो है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या पीयर्स हैं या जो आप हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अपने ऑब्जर्वेशन को उस एनालिसिस में शामिल नहीं करना, बल्कि जो क्लाइंट है वो खुद आपको रिपोर्ट करेगा। दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। द मेन टेक्निक दैट वाज यूज्ड टू ट्राई टू डिटरमिन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ consciousness was introspection or the observation or recording of one's own subjective experience। ये बेसिकली ये बेस जो है वो बेस कर रही है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर, ना कि ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपके पास वही एक्सपीरियंस होते हैं जो सब्जेक्ट खुद एक्सपीरियंस करता है। कोई भी दूसरा ऑब्जर्वर या आउटसाइड ऑब्जर्वर जो होता है वो उस चीज़ को डिस्कस नहीं करता या उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता जो कि उसने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ना ही आप किसी और से इस बारे में कंसर्न करते हो। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। जो एलिमेंट्स ईबी टिचनर और विलियम वॉन्ट ने दिए थे वो बेसिक 3 एलिमेंट थे। टिचनर ने जो इसके एलिमेंट्स दिए थे और जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि बेसिकली जो साइकोलॉजी है वो इन एलिमेंट्स की स्टडी का नाम है। तो इन एलिमेंट में सबसे पहले आ जाती है सेंसेशन, दूसरी नंबर पे आ जाती है इमेजेस एंड तीसरे नंबर पे आ जाती है अफेक्शन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सामने कोई भी साउंड आती है तो क्या है, सबसे पहले हमें सेंस आएगी, सेंसेशन होगी, फिर हमारे माइंड में उसका इमेज बनेगा कि ये साउंड किस चीज़ की है और ये साउंड किस बारे में हो सकती है, ठीक है। इमेज के बाद फिर हम उसको उसके बारे में हमारे इमोशंस आएंगे, या हेट का इमोशंस आएगा या लव का इमोशंस आएगा या एंगर का इमोशन आएगा। अगर तो साउंड म्यूज़िक की और बहुत ही लवली सी साउंड है तो आपके इमोशंस क्या होंगे कि आपके इमोशन लाइकिंग के इमोशंस होंगे। और अगर ये साउंड किसी अजीब से जानवर की या इस तरह की तो आपके इमोशंस क्या होंगे या फीलिंग्स क्या होंगी आपकी, फियर की इमोशंस होंगे, ठीक है। एंगर के इमोशंस हो सकते हैं, हेट के इमोशंस हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। तो बेसिकली आपके पास सबसे पहला एलिमेंट आ जाता है सेंसेशन का। बेसिक एलिमेंट ऑफ परसेप्शन, साइट देखने की, साउंड, टेस्ट, स्मेल ईटीसी आपके पास इवोक बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। फिर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, मैंने आपको साउंड की एग्जांपल दी है, इसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपके पास हो सकता है कि आपके सामने एक टेस्टी सी फूड रखी हो, जैसे पाकिस्तान में बिरयानी बहुत फेमस है। तो अगर बिरयानी की प्लेट आपके सामने पड़ी हुई है तो सबसे पहले आपके उसको परसीव करेंगे। किस तरह परसीव करेंगे, आपको स्मेल भी आएगी और आप उसको साइड भी करोगे, यानी देखोगे भी। तो क्या है, आपने 2 चीज़ों को यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, उसको अपने सेंसेस में लेकर आए हैं, परसीव किया है, तो सेंसेशन आ गया आपके पास। देन उसका आपके पास इमेज बनेगा आपके माइंड में। आप कहते हो ना कि आप देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है लेकिन पता नहीं कैसी होगी, तो आप सबसे पहले उसको देख रहे हो और आप अपनी माइंड मैपिंग कर रहे हो, मेमोरी ऑफ द साइट, ठीक है। अपने माइंड में उसका एक इमेज बना रहे हो, एक आइडिया ले रहे हो। उसके बाद आपके पास आ जाती है अफेक्शन। एट द लास्ट जब आप उसको टेस्ट कर लेते हो तो फिर आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं। अगर तो उसका टेस्ट भी उसकी इमेज जैसा है तो आपके अंदर इमोशंस जो है वो लव, लाइकिंग और इस तरह के इमोशंस आएंगे, हैप्पीनेस के इमोशंस आएंगे। और अगर ऐसे नहीं है तो आप फर्दर इमोशंस आ सकते हैं, सैडनेस, एंगर और इस तरह के इमोशंस भी आपके अंदर आ सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट यू एक्सपीरियंस, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज़ है और आप किस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो बेसिक एलिमेंट इसके स्ट्रक्चरलिज्म के ये थे। इन एलिमेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाते हैं। क्वालिटी, इन एलिमेंट की क्वालिटी क्या है, कोल्ड है, रेड है, ठीक है। आप इन एलिमेंट्स को जो है वो डिस्ट्रिक्शन करोगे, ये डिफ्रेंशिएट करोगे इनके दरमियान कोल्ड या रेड की बेसिकली कैटेगरीज में, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसकी इंटेंसिटी आ जाती है। इंटेंस क्वालिटी में क्या होगा, अच्छा या बुरा होगा ना। उसके बाद इंटेंसिटी आ जाती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये एलिमेंट, हाउ स्ट्रॉन्ग, लाउड है, ब्राइट है, ईटीसी। द सेंसेशन इज, मतलब कि आप इंटेंसिटी कैसे फील करते हो जब आप सेंसेशन लेते हो या आप सेंस कर रहे होते हो या परसीव कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को, तो आप उसकी इंटेंसिटी को जो है वो फील करते हो। तो आपके पास सेंसेशन जब आती है तो आप उसकी इंटेंसिटी को देखते हो कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कितना लाउड है। जब मैंने साउंड की बात की थी तो आप सेंसेशन में ये नोट डाउन करोगे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है और ये कितना लाउड साउंड है और कितनी दूर से आ रहा है। इससे आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा कर सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेशन के कितनी देर तक ये साउंड आता रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लियरनेस आ जाएगी। क्लियरनेस आपके पास
ये आपको बताएगी कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा था या कितनी दूर से आ रहा था। अगर तो क्लियर आवाज़ बिल्कुल बहुत ही क्लियर है तो आप कहेंगे इतनी क्लियर आवाज़ थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे पास ही आ रही है। लेकिन अगर ब्लर सी आवाज़ आ रही है तो बहुत दूर से आ रही है, तो ये चीज़ें आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सारी इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं इन एलिमेंट्स के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो हुआ था। सबसे पहला क्रिटिसिज्म कि इन्होंने जो मेथड यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन का, इसी के ऊपर इनका बेसिकली क्रिटिसिज्म था, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को रिपोर्ट किया जाता था और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इन्होंने निगलेक्ट किया था, और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को इन्होंने इग्नोर किया था। निगलेक्ट तो नहीं बेसिकली किया था, लेकिन इग्नोर कर दिया था। तो क्या है कि ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एम्पेरिकल नहीं है, ठीक है। एम्पेरिकल नहीं है तो मतलब वो साइंटिफिक नहीं है। अगर वो साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक का मतलब ही क्या होता है? ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो साइंटिफिक होना ज़रूरी है किसी भी, अगर आप साइंस की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी एज अ साइंस, क्योंकि विलियम वॉन्ड ने इसको एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बेसिकली इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था कि अगर साइकोलॉजी एक साइंस है तो इसमें जो मेथड यूज़ हो रहा है वो तो साइंटिफिक मेथड के रूल्स या फिर उनके जो लाज हैं उनके ऊपर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे बेस नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, उनकी क्लियर कट थ्योरीज दी जाती हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्लियरली दी जाती है, और ऐसी डेफिनेशन होती है जिनको अगेन एंड अगेन दूसरे लोग भी जो है उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये एक लैक थी जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। उसके बाद ये टू नैरो था, बहुत ही मतलब कंजेस्टेड, और बहुत ही इसकी जो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी बहुत ही कम सी इन्फॉर्मेशन दी गई। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी एंड टू मच रिलायंस ऑन बिलीविंग दैट सब्जेक्ट सेड एंड डिस्क्राइब। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट डाउन करनी है कि एक तो ये साइंटिफिक नहीं है, दूसरा ये कि अगर आप इस चीज़ पर रिलाई करते हो कि सब्जेक्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है और इसी चीज़ पर रिलाई करके आप अपनी रिपोर्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप मतलब आधी अधूरी बात वो होता है ना, उस चीज़ को लेकर चल रहे हो सकता है कि वो सब्जेक्ट झूठ बोल रहा हो, ठीक है, आपसे वो अपनी रियल जो फीलिंग्स हैं उनको छुपा रहा हो, ठीक है, वो बताना ना चाह रहा हो, उसके पीछे कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको जो वो फील कर रहा है वो रिपोर्ट ना कर रहा हो। तो ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। इंट्रोस्पेक्शन वाज टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होती है जिसकी वजह से इनको ये सब क्रिटिसिज्म थे स्ट्रक्चरिज्म के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इसका स्ट्रक्चरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी के अंदर वो क्या है। तो साइकोलॉजी, क्योंकि ये फर्स्ट एक स्कूल ऑफ थॉट था, तो ये इसने साइकोलॉजी को एक साइंस की डायरेक्शन दी थी कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस है, और इसको भी एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर इसमें भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और इसको भी लेबॉरेटरी में स्टडी किया जा सकता है। एस्टैब्लिश साइकोलॉजी एज एक्सपेरिमेंटल साइंस। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट इन्वॉल्विंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस सच एज रीजनिंग एंड फ्रीक्वेंटली यूज इन साइकोलॉजी टुडे। और ये आज भी टेक्निक यूज़ की जा रही है, बेशक इसमें जितने भी आपके पास जो है वो कमी पेशी पाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग कि जो भी कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको एक जो नए आने वाले साइकोलॉजिस्ट या फिर उसमें जो काम कर रहे हैं उनको एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने आगे किस डायरेक्शन में जाना है, या आप इसमें फर्दर कौन सी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और कौन सी डेवलपमेंट्स कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म क्योंकि फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था, तो इसने आगे आने वाले जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनकी बेस थी ये, और उनको गाइड किया था कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट को। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।